गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 9 अगस्त 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। Sprinters, you guys, if you want to skip this video for the intro purpose for the 22nd, you can. And for the newcomer, hey, this is अनुरानी और मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों का एनालिसिस। इसके अलावा भी जो यूपीएससी के अंदर आए हुए आर्टिकल हैं और रेलिवेंट हो जाते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, इधर इट कैन बी फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, इट कैन बी फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, कैन बी फ्रॉम PIB, वो सब मैं लेकर आती हूँ। लेकिन बिकॉज मेनली मोस्ट ऑफ द आर्टिकल आर फ्रॉम दिस 2 न्यूज़पेपर, सो इसी वजह से इसका नाम भी यही रखा गया है। For your comfort, I just want to tell you that I have divided this video into 5 compartments. Now the first compartment we will discuss the most important article of the day. उसके बाद जो second compartment होता है we will practice a question for the prelims, जो कि मैं already आप लोगों को पिछले दिन के current affair में पढ़ा चुकी होती हूँ। Number 3 we will gonna do the prelims specific articles, हम उनको proper तरीके से समझेंगे। Number 4 जो है उसमें हम main specific जो articles होते हैं उनको पढ़ेंगे। And at the end of the day हम क्या करने वाले हैं, mapping। तो लास्ट में हम वीडियो में मैपिंग भी यहाँ पर करेंगे, एक स्पेसिफिक कंट्री या स्टेट या जो भी ऐसी न्यूज़ जिससे रिलेटेड आई हुई है, और वो कोई रिवर भी हो सकती है, एनीथिंग इट कैन बी विच एवर कम इन टू द न्यूज़ करंट अफेयर, हम उससे रिलेटेड मैपिंग करते हुए चलते हैं। एनीवे, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल के साथ में हम बात करेंगे। नाउ द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द पायरोकम्युलोनिमस क्लाउड। देखिए अब ये कैसे क्लाउड होते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूपीएससी। नाउ बिकॉज दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, तो हम क्या करने वाले हैं, प्रीलिम्स के स्पेसिफिकेशन के साथ में ही इसको ज़्यादा पढ़ेंगे। अब इसको जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो एक बात आपको समझनी होगी कि एक कंसेप्ट है, 2 चीज़ें होती हैं, एक फैक्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। फैक्ट आप याद कर सकते हैं, तथ्य याद रखे जा सकते हैं। जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसको आपको समझना ही पड़ता है, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ इट। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको मैं 3D में आपको वीडियो के रूप में भी समझाऊंगी, तो वो भी आप देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है और ये जो क्लाउड्स की हम बात कर रहे हैं, ये क्लाउड्स ऐसे क्लाउड हैं जो कि वाइल्ड फायर की वजह से बनते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या वाइल्ड फायर यानी कि कहीं पे जंगल में आग लगी हुई है और उसकी वजह से बादल बन रहे हैं, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, वाई नॉट, इट कैन बी इजिली पॉसिबल। कैसे बादल बनते कैसे हैं, चलिए समझ लेते हैं। हम देखते हैं कि जब इंसोलेशन जो है सन से आती है, यानी कि सन की रेस जो होती है वो आती हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, वार्मिंग होती है लैंड की या सरफेस की, जहाँ पर भी वो आती है गर्मी होती है। और हमें पता है कि जहाँ पर गर्मी होती है वहीं पर प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम होता है तो हवाएं क्या करेंगी, आसपास की नमी को, इंसोलेशन आ रही है, जितना टेम्परेचर राइज हो रहा है उतनी ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी की जो लेवल है और कैपेसिटी है एयर के अंदर उसको होल्ड करने की, वो भी बढ़ती हुई जाती है। एयर वही करती है, एयर क्या करती है, अपने अंदर ह्यूमिडिटी को लेती है और वो अप की तरफ, ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर देती है। जब वो ऊपर जाती है तो अब ऊपर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा वो नहीं होता है। हमें पता है एल्टीट्यूड के साथ में टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। और क्योंकि एल्टीट्यूड के साथ में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, एंड बिकॉज द सेकेंड थिंग, एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो होती है वो हीट की बहुत ही बैड कंडक्टर है, वो हीट को ज़्यादा समय तक के लिए प्रिजर्व कर ही नहीं सकती है। सो जैसे जैसे वो एल्टीट्यूड के साथ में ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे वो ठंडी होती जाएगी। जैसे ही वो कोल्ड होती जाएगी वैसे वैसे इसके अंदर जो वाटर वेपर थे वो भी क्या करने लगेंगे, कंडेंसेशन करने लगेंगे। उनको आसपास में जो भी धूल, मिट्टी, डस्ट, एनीथिंग, ये गैसेस वगैरह ये जो सब मिलेंगे इनके साथ में वो अपने आप को मिलाएंगे और वो अपना नेचर जो है वो बदल लेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड। क्लाउड वो बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे। ये होती है नॉर्मल बादल बनने की प्रक्रिया। इसके बाद में जब वो बादल हैवी होने लगता है और किसी चीज़ से टकराता है, हवा के साथ इधर उधर घूमता रहता है, तब उससे रेनफॉल भी होती है, कभी कभी लाइटनिंग भी होती है। यहाँ पर हम दूसरे टाइप के बादल बनने की बात करें, कैसे हैं, चलिए जरा इसको थोड़ा सा एक वीडियो का सहारा लेकर समझते हैं। आप देख पाएंगे अपने स्क्रीन पे कि कैसे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वाइल्ड फायर लगी हुई है। एक जंगल आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आग लगी हुई है, वहाँ से क्या हो रहा है, प्लम कूल्स हो रहे हैं। ये जो हवा निकल रही है, धुआं निकल रहा है, वो ऊपर जाकर कूल डाउन हो रहा है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ कूल डाउन होगी तो उसमें क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन भी होगा। यहाँ पर हमें थंडर स्टॉर्म भी होते हुए दिखाई देते हैं। कई बार क्या होता है कि इसके अंदर जो वाटर के कंटेंट वगैरह थे उसकी वजह से थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है, जो कि एक रेयर कंडीशन है। अदरवाइज हम देखेंगे कि यहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि इनकी वजह से लाइटनिंग होती है, और इन लाइटनिंग की वजह से जहाँ जो सोर्स था सबसे पहले फायर का वो कहाँ पर
पहुंच गया है, कई दूर तरीके पे पहुंच चुका है। तो ये हमें 6 प्रोसेस दिखाई देते हैं इस बादल को बनने में। पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो इस तरीके से बनता है, जिसमें सबसे पहले स्मोक प्लम होती है, उसके बाद प्लम जो है वो कूल डाउन होता है, उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन होती है, देन इट कैन डाउन बर्स्ट और थंडरस्टॉर्म, और एट द एंड में ये क्या करता है, लाइटनिंग करता है, जिसकी वजह से एक दूसरे जो स्पेस हमें दिखाई दे रहा है फॉरेस्ट का, वहां पर भी आग लग जाती है। ये बहुत ज़्यादा आग को फैला रहा है, ये तो हमें आराम से समझ में आ रहा है। यही इसका पूरा प्रोसेस होता है और यही इसके पीछे की पूरी कहानी है। आई होप अब आप लोग इसको ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा बेहतरी से समझ पाए होंगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको मेंस में भी मदद करेगा, एंड इफ इट इज गोना आस्क इनटू द प्रॉब्लम्स, नाउ आई एम श्योर दैट यू गाइज विल बी एबल टू आंसर इट, राइट। आगे बढ़ते हैं और जरा आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब मैं आप लोगों से सवाल पूछने वाली हूँ, आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका आंसर अपने आप निकाल लेना है, और उसको हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। आंसर मैं आप लोगों को अभी ही बताते चलूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं आपको बैठा के रखूँ वीडियो की एंड तक, वो ठीक नहीं है। लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनेंगे। सवाल बात कर रहा है नेशनल डिजास्टर के बारे में। only be classified as a national disaster if it meets specific predetermined criteria outlined by the government। यानी कि एक डिजास्टर को हम तभी एक डिजास्टर घोषित कर सकते हैं जब वो कोई एक ऐसा क्राइटेरिया बना रखा है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उसमें एलिजिबल होता है तो। और ये कैसे होता है, PMA यहाँ पर एक्ट है 2005 का। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या ऐसा माना जाता है, इज दिस ऑप्शन इज राइट और रॉन्ग, ये आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ही पूछ रहा है। नंबर 2 स्टेटमेंट इज सेइंग देयर आर नो डिफाइंड क्राइटेरिया। ऐसा कोई डिफाइंड क्राइटेरिया है ही नहीं जो किसी भी कैलेमिटी को ये बता सके कि वो सीवियर नेचर के अंदर था और वो उसको हम क्या बोल सकते हैं, नेशनल डिजास्टर का क्राइटेरिया जो है उसको दिया जा सके। ऐसा कोई कानून में है नहीं फिलहाल। नंबर 3 स्टेटमेंट कह रही है एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट कैन बी प्रोवाइडेड ओनली इफ calamity is of severe nature and overwhelms the state's capabilities regardless of the extent of loss of life and property। यानी कि अगर किसी को एक्स्ट्रा यहाँ पर मदद करनी है, इट कैन बी गवर्नमेंट, इट कैन बी प्राइवेट इंडिविजुअल, वो तभी की जा सकती है जब स्टेट गवर्नमेंट उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पा रहे, उनकी क्षमताओं से चीज़ जो है बाहर चली गई है, और ये कितना भी वहाँ पर लॉस ऑफ लाइफ हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से चारों में से कोई भी, तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। देखिए, आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, जिसने पहली बार आज मेरी वीडियो देख रहे हैं वो शायद ना भी इसका आंसर दे पाए, लेकिन जिन्होंने कल का पूरा आर्टिकल पढ़ा और मैंने आप लोगों को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें अमेंडमेंट के लिए अभी टेबल किया गया है, उसमें सब कुछ बताया है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है बी, यानी कि आज तक ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं था गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी एक्ट में, खास करके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 के, जिसमें यहाँ पर ये बताया जा सके कि कौन सी कैलेमिटी एक ऐसी घटना है जिसको हम सीवियर कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, या फिर जिसको हम नेशनल डिजास्टर की उपाधि भी दे सकते हैं। ये एक सवाल था। जितने लोग ठीक कर पाए हैं वेरी गुड, और जो नहीं कर पाए हैं कोई बात नहीं, मेहनत करते रहिए, ध्यान से वीडियो को सुनिए। कल जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर अच्छे से दीजिएगा। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए, मेरा एक टेलीग्राम के ऊपर चैनल है जिसपे आपको इस वीडियो की पीपीटी और ये जो आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं रिलेटेड, जो कि मेंस से रेलिवेंट होते हैं, हो सकता है कि डेली ये नोट्स आपको ना मिले, लेकिन जो भी एक ऐसा टॉपिक होगा जो कि मेंस में आ सकता है, उसके आपको हैंड रिटन नोट्स जो होंगे वो ज़रूर और ज़रूर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा, और चाहे तो ये हैंडल है, यहाँ से जाकर भी इसको ज्वाइन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज यूपीएससी प्रीलिम्स रेलिवेंट आर्टिकल्स। नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट चंद्रयान 3 टीम XIISC डायरेक्टर विन टॉप साइंस अवार्ड। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चंद्रयान 3 जो टीम थी, नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है इंडिया के अंदर में, और उसमें क्या किया जा रहा है कि ये जो अवार्ड्स थे, कौन से अवार्ड्स थे यहाँ पर, साइंस अवार्ड्स, इनको 2018 में बंद कर दिया गया था, इनको फिर से दोबारा से चालू कर दिया गया है। और यहाँ पर जो चंद्रयान का मार्ग था, जब हमारा लैंडर जो चंद्रयान 3 के थ्रू चंद्रयान के ऊपर यानी कि मून के ऊपर उतरा था, उसी दिन को मनाने के लिए, उसी दिन को याद रखने के लिए ये अवार्ड अब की बार दिए जाएंगे, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर XII इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन साइंस के जो डायरेक्टर रह चुके हैं उनको क्या मिल रहा है, ये अवार्ड दिए जा रहे
रहे हैं। वैसे ये अवार्ड जो है वो 13 साइंटिस्ट को मिलेंगे जो कि विज्ञान श्री अवार्ड की कैटेगरी में आएंगे, और 18 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको विज्ञान युवा अवार्ड के लिए भी यहाँ पर रखा गया है। फिलहाल आप लोगों के लिए आई नो इनके नाम जानना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये बात जाननी ज़रूरी है प्रीलिम्स के पॉइंट से कि ऐसे कोई अवार्ड्स होते हैं जिनको यहाँ पर दिया जाता है। अब बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट ही इनको दोबारा से अनाउंस कर रही है, जो कि इनका हिंदी नाम जो है वो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, नेशनल अवार्ड फॉर द साइंटिस्ट। और ये किसके अंडर में आता है, हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर में आता है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं जो कि आर्टिकल बात कर रहा था कस्तूरी कॉटन भारत के बारे में। देखिए बहुत सारे आर्टिकल जो होते हैं ना उनके एक एक पॉइंट होते हैं, उसमें एक लाइन होती है जिसको प्रीलिम्स के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, इसलिए मैं उसको उठाकर यहाँ पर ऐसे ले आती हूँ सो दैट आप लोग क्या कर सकें, ज़्यादा इसके बारे में जान सकें, क्योंकि इतना कोई अकेला आर्टिकल इसमें नहीं दिखाता है तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको कर रहे हैं। कैसे बात हो रही है कस्तूरी कॉटन भारत के बारे में। क्या है कस्तूरी कॉटन भारत, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप लोगों को जानना चाहिए। देखिए कस्तूरी कॉटन भारत जो है ये इंडिया का सबसे पहला यहाँ पर ब्रांड, प्रीमियम ब्रांड ऑफ कॉटन हमें दिखाई दे रहा है। अब ये कौन कर रहा है, इसको लेकर आया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा, और ये सभी को कह रहे हैं कि सेपरेट कॉटन के जो फाइबर हैं उनको लगाइए और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का कॉटन यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंडिया में प्रोड्यूस होना चाहिए। इसी वजह से इसको कस्तूरी कॉटन भारत का नाम भी दिया गया है, जो इन सीड से बनने वाला है। अब इसके बारे में और देखें तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 100% ट्रेसेबिलिटी का इसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो भी फार्मर्स इसको लगाते हैं उनको सर्टिफिकेशन दी जाती है। ब्लैक चेन जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि एक जगह से आप डिलीट कर भी देंगे तो वो सबके पास में फैला हुआ है, हर जगह से आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। उस टेक्नोलॉजी के साथ में उसका सहारा लेकर इसको पूरे तरीके से बिल्कुल बनने से लेकर और लास्ट में जब ये प्रोडक्ट बनकर इसका तैयार होता है पूरे के पूरे को ट्रेस किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है, किस किस के बीच में जॉइंट इनिशिएटिव है, जॉइंट इनिशिएटिव हमें दिखाई देता है एक तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के बीच में और दूसरा यहाँ पर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर भी, तो CCI जो है उनके बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये दोनों ही मिलकर इसके ऊपर काम कर रही हैं। इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है कि यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटिंग जो प्रिंसिपल है वो हो जाना चाहिए, और इसको जो इम्प्लीमेंट कर रही है एजेंसी वो कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, टेक्स प्रोसिल, ठीक है। तो ये एक ऐसी एजेंसी है जो इसको इम्प्लीमेंट करिए। खैर आपको जस्ट नाम याद रहना चाहिए कि इंडिया का द मोस्ट प्रीमियम ब्रांड ऑफ कॉटन इज कस्तूरी कॉटन भारत। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो अबाउट बात कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। देखिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये है क्या और ये क्यों न्यूज़ में है। ये इसी वजह से है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने सक्सेसफुली लगभग 15,700 करोड़ जो रुपए हैं वो दे दिए हैं यहाँ पर लोन में, ताकि यहाँ पर इनविट्स जो है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इसको क्या कर सके, इसको ये अपने जो काम है उनमें आगे फर्दर बढ़ सके। अब बात करते हैं इनविट की, तो ये है क्या, तो हम देखते हैं इनविट जो है ये म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं जो कि अपनी मनी को अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स को देते हैं ताकि वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट के अंदर में क्या कर सके, अपने पैसे को लगा सके और उसके बाद में वहाँ से फ़ायदा भी जो हो वो हो सके। इससे दो फायदे होंगे, एक तो इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में वो भी बढ़ता हुआ चलेगा, दूसरा इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उनको मदद भी मिलेगी। सो ये कॉर्पोरेशन जो है वो दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें बात करें तो इसमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर होती है। इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है मनी की, इंडिविजुअल से लेवल से लेके, और हम देखते हैं कि इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको रेगुलेशन जो की जाती है वो की जाती है सेबी के द्वारा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पर शेयर मार्केट जो है इंडिया की उसको भी रेगुलेट करता है, उसको भी संभालता है। इसी तरीके से ये भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 के तहत में इसके ऊपर पूरी रेगुलेशन अपनी रखता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहे हैं डी इन्फ्लुएंसर की। ये टर्म जो है आप लोगों ने आज तक इन्फ्लुएंसर तो सुना होगा लेकिन डी इन्फ्लुएंसर शायद ही किसी ने सुना होगा। देखिए डी इन्फ्लुएंसर का क्या मतलब है, डी इन्फ्लुएंसर होता है जब कोई लोग आपको प्रभावित करते हैं किसी चीज़ के लिए। डी इन्फ्लुएंसर का मतलब है कि इंडिया के अंदर अभी रिपोर्ट आई है कि इंडिया में 60% जो है अभी इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी से वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं डी इन्फ्लुएंसर, यानी कि ऐसे लोग जो आपको किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए ना आए बल्कि आपको उसकी क्रिटिक
करके बताया कि नहीं ये ठीक नहीं है। उनके पास बहुत सारे रीजन होते हैं ये करने के लिए, इथिकल ग्राउंड्स होते हैं, एनवायरमेंटल ग्राउंड्स होते हैं, पॉलिटिकल ग्राउंड होते हैं, इकोनॉमिकल ग्राउंड होते हैं। इन सभी के ऊपर वो क्या करते हैं कि आपको कुछ लेने से बजाय उनकी सिर्फ अच्छाई ना बताकर बल्कि उनको क्यों नहीं लेना चाहिए ये जब वो बताते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट के तहत, तब वो बन जाते हैं डी इन्फ्लुएंसर, यानी कि वो किसी को लूट नहीं रही हैं। ये इंडिया में अभी बढ़ रहा है, जस्ट ये टर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड इट एज वेल। नाउ हम देखने वाले हैं कूपर को, यानी कि बात हो रही है कॉपर की। देखिए अभी क्या हो गया है ना कि हमें समझ में आ रहा था कि बहुत सारी माइंस हमें दिखाई देती है कोंगो के अंदर में। कोंगो, रिपब्लिक ऑफ कोंगो इज अ कंट्री इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और वहाँ पर नेचुरली कॉपर जो है वो मिल जाता है। इंडिया ने कोशिश की उनको बोलने की हमें भी अपनी माइंस का सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम भी क्या करना चाहते हैं आपसे जो रॉ मटेरियल है उसको बाहर निकालेंगे और आके अपने इंडिया के अंदर में उसका इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे सर्टिफिकेट्स मिलते भी हैं। प्राइवेट लोग जो है वो भी इसमें जाने की कोशिश कर रही हैं, कंपनियां जा रही हैं, तो ये हमें दिखाई दे रहा है। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में, थोड़ा कॉपर के बारे में बातें कर ही लेते हैं, सामने आ ही गए हैं तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें चिली जो कंट्री है, चिली कहाँ पर दिखाई देती है? साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका की चिली कंट्री हम देख पाते हैं यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का। लगभग ये वर्ल्ड में जितना कॉपर होता है उसका 23% अकेला ऐसा कंट्री है जो प्रोड्यूस कर देता है, बना देता है। इसी के साथ चिली में हाईएस्ट यहाँ पर क्या है? रिजर्व भी है। अब आप खुद ही सोचिए, जैसे इंडिया जो है वो कोल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और साथ में हाईएस्ट रिजर्व भी रखता है, क्योंकि हमें पता है कि इनको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। सेम इज गोइंग विद द केस ऑफ चिली एज वेल। तो इनके पास में हाईएस्ट रिजर्व भी है, यानी कि इनके पास में ज़्यादा मात्रा में है पूरे के पूरे विश्व से ज़्यादा। अदर और कौन कौन सी कंट्री है जो कि इंपॉर्टेंट भी हो जाती है और इसको रखती भी है, तो हम देखेंगे इसमें पेरू भी आ जाता है। पेरू इज अगेन इन साउथ अमेरिका। फिर हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो जो कि यहाँ पर आ जाता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर। उसके बाद हम देख पाते हैं ऑस्ट्रेलिया को, और रशिया में भी हमें ये दिखाई देता है। तो ये कुछ और कंट्रीज हैं जो कॉपर प्रोडक्शन में अपनी भूमिका निभाती है। इंडिया के बारे में बात करें तो देखिए इंडिया में हमें कॉपर जो होता है वो अलग अलग एरिया में मिलता है, जैसे कि संताल प्रांगणा में हम देख पाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा हम देखेंगे पूरा सिंहभूम यहाँ पर हम देख पाएंगे, और छत्तीसगढ़ में मोस्टली जो सिंहभूम है झारखंड के अंदर आता है। इसके अलावा बालाघाट को हम देख पाएंगे जो कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर है। फिर हम झुंझुनू अरावली की जो ये है यहाँ पर झुंझुनू मिलता है। झुंझुनू इज अ डिस्ट्रिक्ट इन द राजस्थान, तो वहाँ पर भी हमें कॉपर जो है राजस्थान से मिल जाता है। अलवर में भी हम यहाँ पर जो है इसको देख पाएंगे। बैतूल जो कि अगेन यहाँ पर हमें मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। हजारीबाग जो कि हमें छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है। तो ऐसे ही जो मोस्टली एरिया है हम यहाँ पर कर्नाटका में मैसूर और हसानों में भी कुछ भाग जो कॉपर का वो देख पाएंगे। मोस्टली एरिया जो है वो हमें राजस्थान वगैरह में ही मिलता है। अब ये डिपॉजिट्स हैं और प्रोडक्शन के लिए हम खैतरी राजस्थान के अंदर इनको प्रोड्यूस किया जाता है। फिर गतसीला झारखंड में भी यहाँ पर हम देख पाएंगे। इसके अलावा तूतीकोरन तमिलनाडु के अंदर भी इनको क्या किया जाता है? एज अ रिफाइन करके अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल बात कर रहा है रिवर गोदावरी के बारे में। गोदावरी रिवर आप देखेंगे कि यहाँ पर सदर्न जो पेनिनसुला हमारा है उसकी सबसे बड़ी रिवर दिखाई देती है। सदर्न पेनिनसुला में ऊपर जो शुरुआत करती है नदी वो नर्मदा नदी है। और ये नदी क्यों पड़ रही है? क्योंकि गोदावरी के तट पर अभी 100 साल से खड़ा हुआ एक पेड़ था जो कि यहाँ पर था आयरिश ट्री। अब इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, कैसा दिखाई देता है वो कल की वीडियो में आपको पता है। आज हम गोदावरी के बारे में स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं। देखिए गोदावरी के बारे में बात करें तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण क्या होती है? हिंदी में हम देखते हैं दक्षिण का मतलब होता है द सदर्न साइड, राइट। तो दक्षिण गंगा की इतनी इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए है, इसी वजह से इसको दक्षिण गंगा बोला जाता है। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि ये लार्जेस्ट रिवर भी हमें दिखाई देती है सदर्न पेनिनसुला की। इसके अलावा इसकी बात करें तो देखिए बे ऑफ बंगाल के अंदर क्या करती है? गिरती है और यहाँ पर ये डेल्टा भी बनाती है। तो डेल्टा भी बना रही है और बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर आकर गिर भी रही है, क्योंकि कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो हमें यहाँ पर अरेबिक सी के अंदर आती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा हम देखें तो इसके अंदर अखंडा गोदावरी आंध्र प्रदेश में जो मिलती है वो भी यहाँ पर एज अ रिवर की तरह बनती है, जो इसको बड़ा बनाती है। बेसिन के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ से चलते हुए देखिए ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सारे की सारी जो स्टेट्स हैं इनमें अपना जो पानी है वो लेकर जाती है, इसको अपना ड्रेनेज पैटर्न और बेसिन अपना बनाती है।
इसके मेजर जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें प्रवारा, धरानी, इंद्रवती, प्राणहिता, दुंधना, ये सब ऐसी नदियां हैं जो हम देख पाते हैं। इसको सतमाला हिल्स भी यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। वेस्ट में वेस्टर्न घाट हमें दिखाई दे रहा है इधर, एंड ईस्टर्न घाट ईस्ट में दिखाई देता है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसके चारों तरफ से ये मिली हुई है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं, जो कि अगर हम देख पाएंगे तो इसमें कौन कौन से होते हैं। इसके ऊपर निजाम के नाम से यहाँ पर है निज़ाम सागर। तो निज़ाम सागर कभी भी प्रीलिम्स में आ जाता है तो आपको इवन ये ऐसे सवाल तो 2024 के प्रीलिम्स में भी पूछे गए हैं, उससे पहले भी पूछे गए हैं कि कौन सा बांध जो है, कौन सा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी के ऊपर आपको पेयर करना है। तो इसलिए मैं आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो बताती हुई चल रही हूँ। तो निज़ाम सागर को हम यहाँ पर देख पाएंगे, पोलावरम को भी हम यहाँ पर देख ही पाते हैं। तो कुछ ऐसा हाइड्रो प्रोजेक्ट हमें ये भी दिखाई देता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है ग्रेनुलूज की। देखिए ग्रेनुलूज क्या होते हैं, ये सन के ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे सेल होते हैं। वैसे इतने भी छोटे नहीं होते हैं, दे आर इनटू द लाइक 10,000 किलोमीटर तक के एरिया में ये फैले हुए हैं, इतना छोटा भी नहीं है। लेकिन छोटा क्यों बोल रही हूँ, देखिए सन जो होता है ना, या कोई भी स्टार, सन इज अ स्टार, ठीक है, सन जो है वो एक तारा है, और सन जब बनता है तो वो निबोला से बनता है। निबोला क्या है, निबोला हाइपोथेसिस हमारे समझ में आती है कि कैसे क्लाउड था गैस का, जिसकी वजह से सबसे पहले सन बनता है, और उसके बाद में जब वो स्पिनिंग कर रहा था, घूम रहा था, तो उसके बाद में हम देख पाते हैं यहाँ पर क्या बनता है, अदर स्टार्स, अदर प्लैनेट्स भी बन जाते हैं। अब सन जो है वो 99% बना हुआ है यहाँ पर हाइड्रोजन से एंड हीलियम से। ये दो गैसें हैं जो सन को बनाती हैं। अब हाइड्रोजन जब लगातार क्या करता रहता है, अपने आप को स्पिनिंग करता रहता, तो उसके बाद में एक समय ऐसा आता है कि कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से ये अपने आप को हीलियम में क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। और इसी वजह से हीलियम जब तक सन के अंदर है वो कोर के एरिया में ज़्यादा पाई जाती है, अंदर के एरिया में, तो वो क्या कर रही है, एज ए न्यूक्लियर बार बार फ्यूजन कर करके एनर्जी को बाहर निकाल रही है। एनर्जी, वही एनर्जी सन के रेज में हमें मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग भी जिंदा रह पाते हैं। क्या ये हमेशा के लिए रहेगा? नहीं, ये हमेशा के लिए बिल्कुल नहीं रहने वाला है। ये कुछ समय के लिए है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि जस्ट 100 साल, बहुत टाइम है अभी। आज तक कोई भी ऐसा बहुत बड़ा हमने सुपरनोवा स्टार डेथ अभी तक तो नहीं देखी है, तो ऐसा नहीं है, हमारे जनरेशन से भी बहुत हज़ारों सालों तक अभी सन की लाइफ रहने वाली है। क्या सन की डेथ होगी? हाँ, सन की डेथ भी होगी, अभी नहीं होगी, लेकिन अभी के लिए हमें जस्ट पता चल रहा है ग्रेनुलूज के बारे में। देखिए ग्रेनुलूज जो है, सुपर ग्रेनुलूज, ये रिसर्चर्स ने अभी डिस्कवर किया है कि जो विड्थ होती है एक सुपर ग्रेनुलर सेल की, वो एक्चुअली में सोलर सरफेस के ऊपर, सोलर मिनिमम के अंदर में जब हम जाएंगे तो देख पाएंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई देती है। अब ये स्पेस की जो फोरकास्टिंग है उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसको आराम से देख पाते हैं। स्पेस वेदर वगैरह को समझने में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल आप देखेंगे कि ये जो इस प्रकार से दिखाई देने वाले सन की स्किन पे आप देख लीजिए ना, जैसे हमारी जो स्किन होती है या किसी अदर एनिमल्स की, स्नेक वगैरह की स्किन आप देखेंगे तो उन पर क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। ऐसे ही सन के ऊपर भी, उसके सरफेस के ऊपर भी, जब सन अंदर से टर्न कर रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है, एनर्जी को अंदर से बाहर तक ले जाने में इन ग्रेनुलूज का ही इफेक्ट होता है। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जस्ट आपको ये शब्द और ये कहाँ पर हैं ये आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अनीमिया मुक्त भारत के बारे में, AMB। देखिए अनीमिया मुक्त भारत क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा डिटेल्स दी गई है अनीमिया मुक्त भारत के बारे में। अभी इनका जो अनीमिया पहले होता क्या, ये समझ लीजिए थोड़ा सा। अनीमिया का मतलब होता है जब एज अ मदर बच्चे को जन्म देती है, मोस्टली फीमेल्स में पाया जाता है, और उनके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, तो दैट सिचुएशन इज नोन एज अनीमिया। ब्लड की जब कमी होती है, अब ये बहुत ही बड़ा एक इशू है। इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, जो कि यहाँ पर अनीमिया मुक्त भारत के द्वारा नाम से जानी जाती है। अब ये कब लॉन्च हुआ था, इसकी जो लॉन्चिंग डेट थी वो हुई थी 2018 में, और इसको लॉन्च किया गया था पोषण अभियान के तहत में।
पोषण अभियान के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। हम देख पाते हैं कि इसका जो पूरा का पूरा एम है वो यही है कि रिड्यूस करना है एमीनिया को, खास करके जो वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, यानी कि जिनके पास में ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, जो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर क्या नहीं कर सकते हैं, प्रॉपरली अपनी केयर नहीं कर सकते हैं, कमाते नहीं है, जैसे कि वुमेंस भी इसमें आती है, सम पार्ट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो कमिंग देयर। नाउ इसमें क्या क्या किया जाएगा, 6 स्टेप इसके अंदर बनाए गए हैं। पहला स्टेप आप खुद देख सकते हैं कि इसमें आयरन, फॉलिक एसिड वगैरह सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे यहाँ पर वुमेन्स और बच्चे दोनों को। दूसरा स्टेप ये होता है कि पीरियोडिक डीवॉर्मिंग होगी बच्चों की, यानी कि उनको जब वॉर्म्स वगैरह उनके हो जाते हैं पेट वगैरह में तो उनका ध्यान रखा जाएगा। नंबर 3 में यहाँ पर ईयर राउंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैंपेन वगैरह चलाए जाएंगे, ताकि लोग जो हैं वो ढंग से इसके पूरे के पूरी जो महत्वता है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ सके। इसके अलावा यहाँ पर एनीमिया को डिजिटल मेथड के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाएगा, टेस्टिंग भी की जाएगी। हम देख पाते हैं नंबर 5 में जहाँ पर मैंडेटरी प्रोविजन है आयरन एंड फोलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड का, जो कि पब्लिक हेल्थ जो होंगे उनके अंदर लगाया जाएगा। ये आर्टिकल लास्ट आर्टिकल जो कि होने वाला है प्रीलिम स्पेसिफिक न्यूज़ का, ये है सी हॉर्स के बारे में। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि बेंगलुरु के अंदर में हमें कुछ लोग ऐसे थे जो इसको क्या कर रहे थे, इलीगल तरीके से पकड़ कर एक्चुअली में बाहर लेकर जा रहे थे, तो ट्रैफिकिंग हम इसको बोल सकते हैं। इस ट्रैफिकिंग को रोका गया है, इस ट्रैफिकिंग को पकड़ा गया है, किसके द्वारा, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है वो इसको पकड़ते हैं। ये न्यूज़ थे। लेकिन सी हॉर्स क्या होते हैं एंड वाई दे आर ट्रैफिकिंग, यानी कोई ना कोई उनकी डिमांड होगी तभी तो उनको ट्रैफिक किया जा रहा है इस तरीके से। देखिए ट्रैफिकिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट स्पीशी है। इम्पोर्टेंट स्पीशी किसकी है, ओशन में या नदियों में रहने वाली। अब सी हॉर्स जो होता है, ये सी हॉर्स जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअली में क्या है, एक फिश है, एक मछली है। और इसको प्रोटेक्शन के लिए हम देखते हैं कि काफ़ी हाई स्टेटस ऑफ प्रोटेक्शन में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम इसको शेड्यूल 1 के अंदर देख पाते हैं। और अगर IUCN के स्टेटस की बात करें, कंजर्वेशन स्टेटस की, तो हम देख पाते हैं कि सी हॉर्स को यहाँ पर क्या किया गया है, काफ़ी अच्छा खासा वनरेबल का यहाँ पर स्टेटस दिया गया है। तो वनरेबल है यानी कि ये ज़्यादा मात्रा में पाए नहीं जाते। इंडिया में देखें तो ये 1 से लेकर 12 स्पीशीज़ यहाँ पर इंडिया में मिलती है कोस्टल एरिया के ऊपर। और इनको क्यों यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो किया जाता है, क्योंकि इनसे कुछ मेडिसिन बनाई जाती है और एज अ सी फूड भी इनको खाया जाता है इसी वजह से। अब हम चलते हैं मेंस की तरफ, जो कि पहला आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे बांग्लादेश में जो पावर अभी चेंज हुई है उसके अंदर यहाँ पर नए लीडर को एज अ इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पर चुन लिया गया। ये कौन होने वाले हैं, मोहम्मद यूनिस। यहाँ पर मोहम्मद यूनिस जो कि एक नोबल लिटरेट भी हैं, जिनको यहाँ पर नोबल अवार्ड भी मिल चुका है, उनको एज अ इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि जब तक दोबारा से इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक उनको इंटरिम गवर्नमेंट की तरह इसको संभालना होगा। ये पदवी उनको दे दी गई है। शेख हसीना ऐसे जा चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी जो ये फोटो आप देख रहे हैं ये कौन है, ये इनकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के आने से पहले हम इनको देख पाते हैं। यहाँ पर खालिदा जिया इनका नाम है। ढाका के अंदर बहुत सारे लोगों को आप खड़े हुए देखेंगे, कैसे प्रोटेस्टर्स जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या थे, स्टूडेंट्स ही थे बहुत सारे, और वो क्या चाहते हैं कि अब दोबारा से गवर्नमेंट जो हो वो इलेक्शन करवाए, लेकिन तब तक इंटरिम गवर्नमेंट को संभालेंगे कौन, मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे साइंटिस्ट ने कैसे हिडन हार्मोन को फाइंड आउट किया है जो कि मदर्स के अंदर में उनकी बोन्स को हेल्दी रखता है। देखिए क्या बातें कर रहा है आर्टिकल, बता रहा है कि यहाँ पर CC3 के नाम से एक नया हार्मोन जो है उसको निकाल लिया गया है। क्या है ये CC3N? CC3N का मतलब ये है जैसे ही फीमेल्स जो होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं और उसके बाद में वो बच्चे को जब जन्म देती हैं, आफ्टर दैट क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि मेनोपॉज आता है। अब ये जो मेनोपॉज शब्द है इसको आराम से ज़रा समझिएगा। मेनोपॉज का मतलब होता है एक औरत के जीवन में वो समय जब उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो आना बंद हो जाता है। अब ये नॉर्मली कब देखा जाता है, अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, 45 से 50 से 60 के बीच में हम इन्हीं सालों में देख सकते हैं। डेट डिपेंड्स ऑन द हेल्थ ऑफ द वुमन कि ये कब होगा। लेकिन इसके होने के बाद में ये देखा गया है कि कैसे मोस्ट ऑफ द वुमन जो होती है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इन्फेक्टेड किस चीज़ से, उनकी बोन्स का कम हो जाना, यानी कि उनकी बोन्स क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। क्यों हो रही है कमज़ोर? कमज़ोर हो रही है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। ये एक बीमारी है। ये बीमारी भी जो है बोन्स की कमजोरी को ही दिखाने के लिए यहाँ पर नाम रखा गया है। लेकिन वाई
इसके पीछे का कारण जब हम वाई को ढूंढते हैं तो हमें समझ में आता है बिकॉज वुमेन्स में से जब एस्ट्रोजन यहाँ पर एक हार्मोन होता है जो कि मोस्टली आपकी ओवरीज में बनाया जाता है फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पजेस, जब वो कम हो जाता है क्योंकि अब ओवरीज उतना काम नहीं कर रही, अब उनको लग रहा है कि ठीक है मेनोपॉज हो ही गया है तो अब रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, जब वो कम हो जाता है तो वो सिर्फ आपके लिए रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था बल्कि ये एक ऐसा हार्मोन था जो वुमन की बॉडी के अंदर में उनकी जो बॉन्स होती है, वुमन क्या हर किसी की जो बॉन्स होती है वो कैसे बनती है कि वो साथ साथ में ही डिस्ट्रॉय होती रहती है और साथ साथ में ही ऊपर से बनती रहती हैं, दिस इज द प्रोसेस। लेकिन जैसे ही ये हार्मोन कम होता है उस वजह से हम देख पाते हैं कि उनकी बॉन्स वीकन हो जाती हैं। लेकिन अब नई स्टडी से हमें समझ में आ रहा है, पता चल रहा है साइंटिस्ट को कि एक नया हार्मोन भी है जो कि है CCN3 या फिर इसको किस वन हार्मोन या ये आप जो जीन है, जीन इसको बोला जाता है। क्यों बोला जा रहा है और कहाँ से पता चल रहा है? क्योंकि माइस यानी कि जो चूहा होता है और जो फीमेल माइस होती हैं उनको क्या किया गया है, उनको हम देखते हैं कि उनके ऊपर रिसर्च करके देखी गई कि कैसे जब वुमेन्स प्रेग्नेंट होती हैं और जब वो बच्चे को ऐसा ब्रेस्ट मिल्क फीड करवा रही होती है तो उसके बाद में उनकी बोन्स कमज़ोर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये हार्मोन ब्रेन के थ्रू यहाँ पर बॉडी के अंदर में क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है CCN3, जिसकी वजह से जो लैक्टेटिंग वुमन होती है उनकी जितनी भी कैल्शियम की यहाँ पर ज़रूरत होती है वो कंप्लीट होती रहती है, बल्कि जबकि उनका एस्ट्रोजन लेवल जो हार्मोन है वो ऑलरेडी डाउन होता है, स्टिल देयर बोन्स आर गेटिंग हेल्दियर। ये हमें देखने को मिल रहा था। एक थोड़ी सी रिसर्च थी जो साइंस एंड टेक के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती थी, तो वी शुड हैव डिस्कस्ड इट। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है टाइनी बॉन्स शेड लाइट ऑन मिस्ट्री हैबिट्स। देखिए ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 1 में भी मोस्टली वर्ल्ड हिस्ट्री में हम इसको देखेंगे। वैसे क्योंकि हमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी होती है जीएस के अंदर, अगर किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है तो उनको जीएस के अंदर कितनी पढ़ती होती है, आफ्टर द 18th सेंचुरी। ये जब हम बात करें तो हम बहुत प्राचीन बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिल्कुल पहलियो हिस्ट्री, यानी कि जिसको अभी तक क्या नहीं किया गया है, लिखा ही नहीं गया उसके बारे में कुछ भी, हमें कुछ नहीं पता है उसके बारे में। लेकिन अगर आप इसके बारे में जानना चाहेंगे तो इंडियन हिस्ट्री और द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, ये तो थोड़ी बहुत आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो इससे एक संभावित हो सकता है सवाल पूछा भी जाए, ना भी पूछा जाए तो हमें क्या है कि इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ एसेज वगैरह में लिखने के लिए, एथिक्स वगैरह में लिखने के लिए। एनीवे अभी हम देखते हैं कि आर्टिकल बात क्या कर रहा है। आर्टिकल बात कर रहा है यहाँ पर एक ऐसे आइलैंड की और एक ऐसे ह्यूमंस की जो कि हाइट में बहुत ही छोटे होते थे। यहाँ पर बात की जा रही है होमो फ्लोरिसेंस की। देखिए होमो फ्लोरिसेंस जो है वो हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर एक ऐसे आइलैंड के ऊपर जो कि न्यूजीलैंड में था। अब ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड पे क्या होता है कि ये जो स्पीशीज़ थी ह्यूमंस की, इनके बोन्स और इनके स्ट्रक्चर से पता चलता है कि ये हाइट में काफ़ी छोटे होते थे। दे वर मोर देन स्मॉलर, लाइक 3 फुट से ज़्यादा वो होते ही नहीं थे, इतने छोटे थे वो लोग। अब ये जो स्पीशी है ये कह रहे हैं कि इनकी बोन्स हमें मिल रही हैं और इनको हॉपिट्स बोला जा रहा है क्योंकि इनकी हाइट वगैरह बहुत छोटी थी। तो ये कह रहे हैं कि हॉपिट्स, एक नॉवल के अंदर भी एक जो नॉवल लिखने वाले थे, ऑथर थे, उन्होंने एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाया था जिनको हॉबिट्स बोला जा रहा था। तो क्योंकि ये भी उनसे मिलते जुलते हैं, दैट इज़ वाई द ऑथर इज ऑल्सो रेफरिंग देम एज हॉबिट्स। अब होमो फ्रांसिसिस जो होते थे, इनके ऊपर 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी कहती है कि ये हमेशा से ही इतने जो छोटे हैं उतने पैदा हुए थे। सेकंड जो थ्योरी है वो यहाँ पर बात करती है कि कैसे ये हम जैसे ही होमो सैपियन और जो हमसे पहले होमो इरेक्टस होते थे उनसे ही निकले थे। इनकी हाइट भी बड़ी होती थी, लेकिन ये किसी तरह, हो सकता है कि एक समय पर फ्लडिंग आई जिसकी वजह से एक रास्ता जो है वो तैयार हो गया उस आइलैंड तक पहुँचने के लिए। जब ये उस आइलैंड पर पहुँच गए तो वहाँ पर फिर से पानी का जो स्तर था वो ऊपर हो गया होगा, जिस वजह से एक आइलैंड के ऊपर फंस जाते हैं और उस आइलैंड के ऊपर बाद में उस जगह को अडेप्ट करने की वजह से इनमें इवोल्यूशन होता है और इनकी हाइट जो है वो लगातार छोटी होती जाती है। क्या ये थ्योरी में कोई दम आपको लग
रहा है। देखिए ये शायद अभी आपको इतना थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि हमारी हाइट लगातार छोटी कैसे होती जा सकती है, वो तो वैसे भी ठीक रह सकते थे। इसके पीछे भी कारण है, ये जो थ्योरी दी गई है ना, इसके पीछे और भी एनिमल्स के बोन स्ट्रक्चर को देख के ही ये थ्योरी बताई जा रही है। बिकॉज यहाँ पर जो एलिफेंट होते थे, हाथी होते थे, वो भी एक गाय के साइज के ही होते थे, यानी उससे भी छोटे। इवन शिप के साइज के यहाँ पर एनिमल्स को देखा गया। तो जितने मैमल्स थे वो हर मैमल यहाँ पर क्या थे, सराउंडिंग के एरिया में बहुत ही छोटी हाइट के पाए जाते थे। शायद इन्हीं को अडेप्ट करने के लिए इनकी भी जो हाइट थी, इनका भी जो बॉडी साइज था वो क्या हो गया, कम हो गया। ये आर्टिकल हमें ये बात बता रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल पर हम पहुंचते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, और जीएस पेपर 3 में, मेनली जीएस पेपर 3 में ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी के नज़रिए से। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। कह रहे हैं कि एक क्लोजर लुक जो है जम्मू के काउंटर टेरर ग्रिड के ऊपर वो देखना चाहिए। देखिए जम्मू में क्या हो रहा है, यहाँ पर बात की जा रही है ग्रिड बनाने की, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या यहाँ पर अभी तक किया गया है। देखिए कहते हैं कि कैसे जम्मू के अंदर दोबारा से हमें टेररिज्म जो है वो सर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ज़्यादा कब शुरू हुआ है, जब यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री अपनी 3rd टर्म की शपथ ले रहे थे, तभी से ये स्टार्ट हो गया। हमारी जो आर्मी है वो लगातार संघर्ष कर रही है इन टेररिस्ट के साथ में, इन आतंकियों के साथ में, जो कि क्या किए जा रहे हैं, यहाँ पर भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ये टेररिज्म दिखाई दे रहा है। अब इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो हमने पहले ही देखा है कि इसके कारण क्या क्या है। जम्मू में जब हम बात करते हैं तो हमें 3 से 4 कारण समझ में आते हैं। पहला कारण क्या है, क्योंकि हमने ही हमारी आर्मी को यहाँ से हटाकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ज़्यादा भेज दिया चाइना की तरफ में गलवान इशू को लेकर, तो यहाँ पर आर्मी की कमी थी, इसी वजह से इस बात का फ़ायदा उठाया गया। दूसरा रीज़न यहाँ का है टेरेन, यानी कि यहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ की जो रहने सहने का पूरा भूगोल स्थिति है वो क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। फॉरेस्ट एरिया दिखाई देता है हमें यहाँ पर, जिसमें से इवेंचुअली, क्योंकि आप आर्मी को पूरे बॉर्डर को ऐसा लगा नहीं सकते हो, फेंसिंग वगैरह नहीं हुई है, तो वहाँ से टेररिस्ट क्या करते हैं, इंडिया के अंदर एंटर कर जाते हैं। तीसरा रीज़न यही है कि कश्मीर में सिक्योरिटी का ज़्यादा होना, क्योंकि 2000 तक हम देखते हैं कि जम्मू से टेररिज्म बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, लेकिन ये दोबारा से रिवाइव हो रहा है। कश्मीर से ये कम हो गया है क्योंकि कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा है और जम्मू में एज़ कम्पेरेटिवली इट इज़ लेसर, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया जा रहा है। एंड 4th वन इज़ यहाँ पर क्या किया जा रहा है, माइंड वॉशिंग, जो कि नॉर्मल लोग हैं, जो कि वहीं के रहने वाले लोग हैं, उनके साथ में मिलकर ऐसी घटनाएं हो रही है। इवन अभी हमने देखा था कि कैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ पर 5 सिपाहियों को भी क्या किया था, सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि उनके लिंक दिखाई दे रहे थे हमें यहाँ पर। वो जो लिंक दिखाई दे रहे थे वो किसके साथ दिखाई दे रहे थे, वो लिंक हमें दिखाई दे रहे थे यहाँ पर टेररिस्ट के साथ में। तो ये वनरेबल बहुत ज़्यादा एरिया है जो कि टेररिस्ट को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यहाँ पर दिखाई देता है, दिखाई दे भी रहा है, अभी तक भी हमें दिखाई दे रहा था। इसी वजह से कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब ये चैलेंजेस हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म के। लोकल पॉपुलेशन जो है वो डिवाइडेड है 3 सबसेक्ट के अंदर में। इसमें हम देखते हैं एक माइनरी सबसेक्ट हमें दिखाई देता है, दूसरा मेजॉरिटी यहाँ पर है और तीसरे न्यूट्रल है। कुछ माइनॉरिटी जो है वो थोड़े बहुत टेररिस्ट के साथ में संवेदना रखते हैं, मेजॉरिटी आर नॉट लाइक दैम। न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल स्थिति के अंदर है। तो ये सब हमें दिखाई दे रहा है। अब इसको काउंटर कैसे किया जा सके, इसको रोका कैसे किया जा सके, देखिए जो चारों स्टेप है ना आर्टिकल में, इनको एक एक करके काउंटर करने की बात की जा रही है। सबसे पहले तो ये जो एरिया है इसको आर्मी से सिक्योरिटी पर्सनल से दोबारा से भरना पड़ेगा, दोबारा से यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। नंबर 2 इज टॉकिंग अबाउट टेरेन। अब इसका क्योंकि ये भौगोलिक स्थिति है तो इसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर नज़र ज़्यादा रखी जा सकती है थ्रू द ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया जा सकता है। कश्मीर में हमें सिक्योरिटी कम नहीं करनी है, अदरवाइज फिर से क्या होगा, पेनिट्रेशन हो सकता है कि कश्मीर की तरफ में किया जा सके। नंबर 4 बात करता है लोकल्स की। देखिए अब ये एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि कैसे अभी जो डेवलपमेंट किया गया है यहाँ पर आर्मी के द्वारा कुछ डिप्लॉयमेंट भी देखने को मिलता है, तो उसमें जो आर्मी के पर्सोनल्स हैं उनको असम राइफल यूनिट से निकाल कर लाया गया है। असम राइफल यूनिट से अब उन लोगों को इतना नहीं पता है, ना यहाँ के लोकल लोगों को समझते हैं, ना उनकी भाषा को समझते हैं, ना ही उनके सेंटिमेंट्स को समझते हैं। यही सेम सिचुएशन जाती है लोगों के ऊपर भी। ट्रस्ट, विश्वास
विश्वास दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकल लोगों को, लोकल पीपल को। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि जो नदर्न इंडिया की तरफ से ही यहाँ पर आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, अगर उन्हीं को आप बेहतरी के साथ में, अच्छी ट्रेनिंग के साथ में वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे तो शायद हमें रिजल्ट जो होंगे वो ओवरऑल पॉजिटिव निकल कर आएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि विनेश फोगाट जो है वो अपनी वेट कैटेगरी में फेल कैसे हो गई। देखिए अब ये इम्पोर्टेंट जो है, ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में। और देखिए इसमें क्या है कि हम थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये आर्टिकल हमें किसी क्रिटिसिज्म के नज़रिए से देखना है या विनेश जो है वो क्यों हार गई या क्यों बाहर हो गई, ये सारी चीज़ें देखना। आई नो ऐसा कोई डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, ऐसे पर्सनैलिटी पे सवाल पूछे भी नहीं जाते हैं यूपीएससी के मेंस में। लेकिन सवाल यहाँ पर आ सकता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर, सवाल आ सकता है करप्शन को लेकर कि क्या सही में करप्शन जो है वो स्पोर्ट्स में होता है, एंड इफ इट इज़ हैपनिंग गवर्नेंस के नज़रिए से आप इसको कैसे काउंटर करेंगे। सवाल आ सकता है एज ए इथिक्स की केस स्टडी कि अब आप क्या करें। ठीक है, विनेश के बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था, विनेश फोगाट जो कि फाइनल में पहुंच गई थी, वर्ल्ड चैंपियन जापान की यहाँ पर जो थी उनको हरा कर वो अपने सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच जाती हैं। और एक ऐसी वर्ल्ड चैंपियन जिसके करियर में उन्होंने 82 यहाँ पर इंटरनेशनल मैच खेले और आज तक वो एक भी मैच को नहीं हारी, उनको यहाँ पर हराया था विनेश फोगाट जी ने। लेकिन सडनली क्या हो जाता है कि उनका शाम को वेट बढ़ता है, 50 से ये 52 kg का हो जाता है। 52 kg से जब ये पूरी रात मेहनत करती है और अगले दिन सुबह फाइनल से पहले जब इनको टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है तो इनकी वेट 100 ग्राम जो है वो ज़्यादा निकलती है और इस वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है फ्रॉम द ओलंपिक्स। बहुत ही दुखद घटना थी, बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी कि हार्ट पेनिंग ये जो सिचुएशन थी, ऐसा लग रहा था हम सब भारतवासियों के लिए। लेकिन ऐसा हुआ कैसे, क्यों किसी भी एथलीट को यहाँ पर क्या करना होता है, अपने वेट कट करने पड़ते हैं, क्यों जो विनेश फोगाट है वो एक्चुअली में अपनी ही वेट कैटेगरी के अंदर क्यों नहीं खेली, जबकि इनका नॉर्मल जो वेट कैटेगरी थी वो 53 kg था। शायद ये उनसे खेलती तो गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लेकर आ पाती। इसके पीछे भी एक कारण है। देखिए ये जो थी अभी 1 साल पहले क्या कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी। प्रोटेस्ट कहाँ कर रही थी, जंतर मंतर में दिल्ली भी देखने को मिला। और रीज़न बिहाइंड दैट वाज सेक्सुअल हरेसमेंट। ये जो सेक्सुअल हरेसमेंट की जा रही थी और वो भी किसके द्वारा, यहाँ पर सेक्सुअल हरेसमेंट की जा रही थी थ्रू द फेडरेशन के जो यहाँ पर हेड थे बृजभूषण, उनके द्वारा बहुत सी छोटी बच्चों के साथ में, बहुत सी वुमेन प्लेयर्स के साथ में। इसी वजह से इन्होंने इनके खिलाफ में आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किए। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि वर्क फोर्स पे या फिर जब ऐसे स्पोर्ट्स में सेक्सुअल हरेसमेंट आते हैं, केसेस आते हैं, तो उनको आप कैसे हैंडल करेंगे। ओवरऑल ये जो टॉपिक है, ये जो आर्टिकल है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन हमें समझना होगा, इतनी गहराई में जाना पड़ेगा कि हम जिस पर्सनैलिटी की बात करें उनके ऊपर क्या क्या बातें आई थी और क्या इन्होंने एक नए मुद्दे को सामने लाकर नहीं रखा था कि जिसमें हमें सेक्सुअल हरेसमेंट जैसी जो इतनी भयानक चीज़ें हैं वो किसी के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। वो भी ओलंपिक मेडलिस्ट जो है उनके साथ में साक्षी मलिक वाज ऑल्सो देयर, जो कि ओलंपिक में मेडल लेकर ऑलरेडी आ चुकी थी। अब इन्होंने यूई सुशाकी जो है जापान की, उनको हराया और अपना नाम एक चीज़ में तो लिख ही दिया है कि ये अनबीटेबल ज़रूर थी, क्योंकि ये वर्ल्ड चैम्पियन में अगर हम देखें लिस्ट ऑफ इंडियन रेसलर्स की या वर्ल्ड के अंदर रेसलर्स की, तो उसमें इन्होंने अपना स्थान पहले नंबर पर ज़रूर बना लिया, चाहे बेशक ये ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो चुकी हों। लेकिन ऐसा क्यों, इतने ये जो कठिन नियम है ये कब बनाए गए? 2018 में हम देखते हैं कि वर्ल्ड ओलंपिक कमेटी जो है वो इन कानूनों को लेकर आती है। पहले 2 kg का एक्सेप्शन दिया जाता था आपके, अगर आप 50 kg की कैटेगरी में खेल रहे हैं, और इसका रीज़न भी है कि आपको वेट क्यों किया जाता है, ताकि कोई भी बहुत ही बड़े साइज़ का जो रेसलर है वो किसी छोटे साइज़ के रेसलर से ना मिले, क्योंकि वेट अगर आप देखेंगे तो बॉडी साइज़ उनका ऑलमोस्ट सेम होगा, तो यहाँ पर क्या रहेगी, फेयरनेस रहेगी। लेकिन इनको जो मौका है वो प्रॉपरली नहीं दिया गया। 53 kg में इंडिया की तरफ से इनको खेलने नहीं भेजा गया, बल्कि इनके जगह पर यहाँ पर गई अंतिम पोंगल, जो कि अगेन एक और रेसलर है, 19 साल की
अंतिम को भी यहाँ पर क्या किया गया है, 101 सेकंड में वो ऑलरेडी हार चुकी हैं पहली ही अपनी बाउट, और उनको डिपोर्ट कर दिया गया है इंडिया के लिए। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि वो क्या कर रही थी यहाँ पर इलीगल तरीके से या गलत तरीके से क्या कर रही थी, अपनी सिस्टर को ओलंपिक विलेज के अंदर एंट्री दिलवा रही थी अपने खुद के आईडी कार्ड के साथ में। कंट्रोवर्सी चल रही है, कहा जा रहा है कि शायद विनेश फोगाट को अगर इस कैटेगरी के अंदर भेज दिया जाता तो शायद गोल्ड आज आ जाता। एनीवे, पूरा फोकस आप लोगों का होना चाहिए सेक्सुअल हैरेसमेंट के मुद्दे के ऊपर, करप्शन इन द स्पोर्ट्स, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं। एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कॉमन फॉर एवरीवन, रूल्स सभी के लिए कॉमन है। इतना वेट अगर आप कम करते हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर में तो सीधी सी बात है कि इससे आप ही की हेल्थ के ऊपर लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। यही सेम स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है ओलंपिक की जो कमेटी के हेड उनके द्वारा भी, कि देखिए हम क्या करना चाहते हैं, डीमोटिवेट करना चाहते हैं उन प्लेयर्स को जो क्या कर रहे हैं कि एकदम से रैपिडली अपने वेट को 5 से 6 किलो क्या कर देते हैं, थ्रू ओवरनाइट कम करने की कोशिश करते हैं। एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि ओलंपिक के अंदर ही यहाँ पर एक जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने अपने वेट को इस तरीके से बहुत तेज़ी से कम करने की कोशिश की जिससे उनको डिहाइड्रेशन भी हुआ, उनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ा और उनको माइनर हार्ट अटैक भी आ गया था। तो ये कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म की ग्लोरी के लिए क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर नज़रअंदाज करते हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है एक ऐसे पोर्टल की जो कि टेक्नीशियन को चाइना से अंदर आने की परमिशन दे रहा है। ये कौन सा पोर्टल है, मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि कैसे इंडिया से यहाँ पर चाइना के कुछ ऐसे मैनेजर टेक्नीशियंस हो उनको इंडिया में आने के लिए वीज़ा देने की बातें की जा रही है इंडिया की खुद की इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ही। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चाइनीज़ मशीनें तो हैं लेकिन उनको ढंग से ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियंस यहाँ पर नहीं हैं, और क्योंकि गलवान का जो इशू हुआ था, गलवान वैली का, उसके बाद से इंडिया में चाइनीज़ लोगों के वीज़ा को वो नहीं किया जा रहा था, परमिशन नहीं दी जा रही थी। अब ये जो है ये ईज़ करने की कोशिश कर दी गई है ताकि इंडिया में काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं उनको हर्ट ना हो, नुकसान ना हो, और यहाँ पर जो टेक्नीशियंस हैं उनको नौकरी दी जा सके और वो आकर इंडिया में भी स्किल दे। ऐसा नहीं है कि वो अपने ज्ञान को लेकर वापस ही चले जाएंगे और कोई सीखेगा नहीं, यहाँ पर आकर काम करेंगे तो इंडियन पीपल जो है, इंडियन मैनेजर जो होंगे वो भी इसको सीख पाएंगे। लास्ट पार्ट में हम आज के न्यूज़पेपर के आ चुके हैं जो कि है मैपिंग इन न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश पे 2 दिन मैंने बहुत ही कुछ समझाया है आप लोगों को, आज हम उसकी मैपिंग पे थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, बांग्लादेश की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि बांग्लादेश इंडिया से 5 स्टेट के साथ में बॉर्डर को यहाँ पर शेयर करता है। पहला है वेस्ट बंगाल, दूसरा हम यहाँ पर देख पाएंगे मेघालय, थर्ड वन इज़ त्रिपुरा, फोर्थ इज़ असम और फिफ्थ यहाँ पर मिजोरम। तो ये ऐसी 5 स्टेट है जो बांग्लादेश से बॉर्डर को शेयर करती है। बांग्लादेश का फ्लैग आप देख पाएंगे। बांग्लादेश के बारे में हमें पता है पॉलिटिकली 1971 में ये बनता है और उसके लिए भी इनको ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान जो है उनसे लड़ाई करनी पड़ती है। ये खुद इससे पहले फॉर्मली ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाने जाते थे, फिर ये बनते हैं बांग्लादेश, यानी कि द लैंड ऑफ बंगालीज। एग्जैक्टली यही इसका मीनिंग होता है। अब अगर हम इसके बारे में और कुछ बात करें तो बंगाल में हम देखते हैं मेजरली बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है कि 2 नदियां आ रही हैं। गंगा रिवर भी यहाँ पर आती है और ऊपर से ब्रह्मपुत्रा रिवर भी आती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर अपना नाम जो है बांग्लादेश में एंटर होते ही बदल दिया जाता है, जो कि जमुना के नाम से जानी जाती है। गंगा का नाम भी यहाँ पर चेंज हो जाता है, जो कि मेघना के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद में गंगा क्या करती है, जैसे ही यहाँ पर अपनी ट्रिब्यूटरी से मिलती है और ब्रह्मपुत्र और गंगा आपस में मिलते हैं तो ये पद्मा बन जाती है। पद्मा बन के ये क्या करती है, माउथ ऑफ गंगेज यानी कि बे ऑफ बंगाल के अंदर में गिर जाती है। इसके अलावा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानने के लिए कुछ खास है नहीं। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका आप लोगों को पता होगा। कुछ इंपॉर्टेंट शहर है जैसे कि रंगपुर यहाँ पर है, राजशाही। बांग्लादेश में जस्ट 7 से 8 ही स्टेट्स हैं। जीडीपी की बात करें तो पर कैपिटा जीडीपी बांग्लादेश की क्या है, इंडिया से भी ज़्यादा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फ़िलहाल चल रही है। इसके अलावा मैपिंग में आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग एल्स टू टेल। हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी कंट्री जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करती है वो सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश ही इंडिया से शेयर करती है, क्योंकि ये यहाँ से भी बॉर्डर शेयर करिए देन यहाँ से भी करिए। सो अगर लार्जेस्ट बॉर्डर की बात करें तो बांग्लादेश इज शेयरिंग द लार्जेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। यहीं पे आज का हमारा न्यूज़पेपर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों का दिल से धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सुबह मिलते हैं 5 बजे कल फिर से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।